सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, सी पैक का फ़ेज़ 2 जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि सी पैक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोशल मीडिया जो है वो भी देखने में आ रहा है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान की बाहर की जो एंटिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान के एकोनॉमिक सिचुएशन को जो है वो बेहतर होते हुए जो है वो नहीं देखना चाहती, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसे ममालिक से जो है वो मेजॉरिटी तौर पर जो है वो आ रही है। सी पैक का फ़ेज़ 2 है क्या, और इसे जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो क्या हैं, पाकिस्तान उसमें कितना कामयाब हो चुका है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के अंदर जो सी पैक का जो हिस्सा है वो बेसिकली है क्या, ये सब जानने के लिए हमें जो है वो आज ज्वाइन किया है जनाब मैडम जो है नगमा हाशमी साहिबा, जो फॉर्मर एम्बेसडर भी रही हैं चाइना के लिए, और तकरीबन इनका पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर 20 साल जो है वो तजुर्बा है। तो इनसे जो है वो जाकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का, हमारे साथ बात करने का, एंड ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस डेट बैक करता है ऑलमोस्ट 2 दहाइयों का पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से। प्रोपेगेंडा बहुत है और सेकेंडरी सोर्सेज से आवाज़ें सोशल मीडिया के अंदर, वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो बातें चलती रहती हैं। तो हमने सोचा कि आज आपसे डायरेक्टली पूछें कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है, एक तो ये कॉरिडोर उस रिलेशनशिप में फ़िट कहाँ पे आता है, और दूसरा ये कि अब जब इसका सेकेंड फेज़ जो है वो शुरू होने की बात हो रही है तो इसके इर्द गिर्द जो सवालात हैं वो और भी ज़्यादा हो गए हैं, और उनके जवाब जो है वो और लोगों से आ रहे हैं जिनको इसके बारे में शायद ज़्यादा पता नहीं है या एजेंडा अलहदा है। तो हमें थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करें कि ये है क्या, ये रिलेशनशिप इस नहज पर पहुंचा हुआ है कि हमें पता लगे कि ये है क्या। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसी रिलेशनशिप जिसका कोई पूरी दुनिया में सानी नहीं है, आपको कोई भी ऐसी इंटरस्टेट रिलेशनशिप नहीं मिलती जो पिछले 75 साल से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और वो स्लोली अपवर्ड है। चाहे जो मर्जी इस खित्ते में हो रहा हो, इस दुनिया में हो रहा हो, जो प्रेशर्स उनके इंटरनल हों, हमारे इंटरनल हों, लेकिन ये एक ऐसी रिलेशनशिप है कि जो अपनी जगह से हिली नहीं। और जिस तरीके से आपने देखा अभी ये जो इंडिया पाकिस्तान के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में कि जिस कदर बहुत ही मजबूती से चीन हमारे साथ खड़ा रहा, प्रैक्टिकली भी, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, हर कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरा ख्याल है कि जो जिनको कोई डाउट्स भी थे वो डाउट्स अब थोड़े से क्लियर हो जाने चाहिए। तीसरी बात ये कि बहुत आपने सही नुक्ता उठाया है कि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आखिर ये रिलेशनशिप है क्या, और इसको बाज़ औक़ात जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें की जाती हैं उसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस तरह की इसको ओरिएंटेशन या डायरेक्शन देना चाहते हैं, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं और इंटरेस्ट्स हैं रीजनल और इंटरनेशनल भी। तो उसमें मुख्तसरन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक़ है, सी पैक एक प्रोजेक्ट है और वो इस दोस्ती का एक हिस्सा है, लेकिन ये दोस्ती और ये रिलेशनशिप खाली सी पैक नहीं है। ये हम बहुत ज़्यादा एक गलत फहमी है लोगों के जहन में कि ये शायद अचानक से उठ के इसके एकदम से शी जिनपिंग को ख्याल आया और उन्होंने हमें $63 बिलियन दे दिए और वो सी पैक का प्रोजेक्ट कहीं से किसी के ख्वाब में आया और वो बनना शुरू। ये बिल्कुल हकीकत जो है वो उसके बरक्स है। ये एक पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का जो बेसिक फाउंडेशन है और वो जो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप की, उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो कंपल्शंस हैं रीजनल इंटरनेशनल, वो उन सारों में ये एक हिस्सा है जिसको अपने वक्त पे होना था।
جس میں میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گی، لیکن 2-3 بہت امپورٹنٹ باتیں بہت ضروری ہیں. دیکھیے جب پاکستان پہلے بنا، چین کی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن چینج ہوئی جس کو اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف نیو چائنا، وہ 2 سال بعد ہوا، وہ 49 میں ہوا. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان پہلا وہ اسلامی ملک تھا اور صرف تیسرا نان کمیونسٹ ملک جس کو ہم نے چین میں کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. تو آخر اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم، حالانکہ ہمارا ان سے پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ملتی، ہمارا ان سے اکنامک ان کا جو اسٹرکچر ہے، ماڈل ہے، وہ بالکل اس وقت نہیں ملتا تھا. اور لیکن اسی بیسس پہ ہم نے رشیا سے یا سوویت یونین سے تعلقات استوار نہیں کیے، لیکن جب چین کی باری آئی تو وہ سارے کنسیڈریشنز ہم نے بالائے طاق رکھ کے ان کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ ڈیولپ کیا. اس لیے کہ دیکھیں ابھی بھی چین کے ساتھ ہمارا بہت بڑا بارڈر ہے، اور جب پاکستان انویسج ہو رہا تھا تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ کشمیر پورا انشاءاللہ ہماری طرف ہی آئے گا. تو ہمارا بہت ہی طویل بارڈر ان کے ساتھ ہونا تھا، اور یہ بھی ہماری ایک جو ہے ٹریڈیشنل نالج میں بات بہت ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہوئی ہے. بچپن سے ہمیں یہ پتہ ہے، علامہ اقبال نے لکھا ہے، قائد اعظم نے بہت دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ جو یہ 21st سینچری ہے، یہ سینچری ایشیا کی ہوگی اور اس کو چین لیڈ کرے گا. تو ہمیں بالکل اس بات کا اندازہ تھا کہ نیکسٹ فورس جو ہے وہ چائنا ہوگی. تو بہتری ہماری اس میں یہ ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ صرف ہماری سوچ نہیں تھی. چیئرمین ماؤ نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی ونڈو ہے ٹو دا ساؤتھ ویسٹ. تو یہ جو کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے یہ پہلے دن سے وہاں تھا. اور یہ کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی کا جو موسٹ امپورٹنٹ لمحہ تھا وہ تب تھا جب انڈیا چائنا 62 کی وار کے بعد فوراً ہی پاکستان چائنا نے اپنا بارڈر ایشوز کو 3 مہینے کے اندر اندر سیٹل کیا، اور ہم نے بارڈر ایگریمنٹ سائن کیا جو دنیا کی تاریخ میں تیز ترین بارڈر ایگریمنٹ وہ سائن ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے، آپ نے کو یاد ہوگا کہ کراکورم ہائی وے بنانی شروع کر دی. تو میں لوگوں سے اکثر پوچھتی ہوں کہ دیکھیے اتنا بڑا ایک ملک، اس طرف پاکستان بہت خطے کا امپورٹنٹ ملک، تو وہ ایک اتنے مشکل راستوں سے اتنی زیادہ پیسے کا، جان کا ضیاع کر کے جو انہوں نے ایک 8th ونڈر آف دا ورلڈ بنایا جسے کراکورم ہائی وے کہتے ہیں. تو وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ اٹ وازنٹ گوئنگ ٹو دی ہیونز. اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ وہ ارمچی سے شروع ہوگا یا کاشغر سے شروع ہوگا اور ایبٹ آباد میں ختم آ جائے گا، ٹریولنگ کے پرپس اس کے لیے استعمال ہوگا. تو دیکھیں کانسیپٹ تو وائڈر کنیکٹیوٹی کا تھا. اور اس وقت یہ کانسیپٹ تھا کہ جب چین، وہ ایک بہت طویل ڈیبیٹ ہے لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ جب چین اپنی ساؤتھ ویسٹرن پروونسز کو ڈیولپ کرنے کی طرف آئے گا، جو 7 مسلم پروونسز ہیں جن میں، تو اس وقت ہم اپنی ڈیولپمنٹ ان کے ساتھ ڈف ٹیل کریں گے اور یہ پروجیکٹ فردر ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے 2000 میں ان کا یہ لانچ ہوا تھا ویسٹرن پروونسز کی ڈیولپمنٹ. 2001 میں ان کے پرائم منسٹر آئے تھے اور ہم نے گوادر پورٹ بنانی شروع کی. 2003 میں ختم ہو گئی تو ہم نے وہ کراکورم ہائی وے کو اپ گریڈ کیا، اس کو آل ویدر ہائی وے بنایا. اور اس وقت ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گوادر پورٹ کو ایک ماڈرن سٹی بنایا جائے گا. پیٹرو کیمیکل سٹی کا اس ذہن میں تھا کہ یہاں آئل ریفائن ہوگا، پھر چین جائے گا اور پھر پوری اس کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہوگی اور یہ روڈز بنیں گے اور اس طرح اس کے گرد انڈسٹریل زونز ہوں گے. لیکن یہ سب کچھ تیار تھا 2007 میں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 اور 2012 کے درمیان آپ تو بہت اس پہ کام کرتے ہیں، ٹیررزم اپنی ہائٹ پہ تھا. جی، اصل میں ایک ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور یہ میرا نیشن بھی ہے کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ ان دونوں ممالک کے درمیان میں یا تو ایک پروپیگنڈا کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ دوری کا ایک نتیجہ جو ہے وہ اس سے نکلا، یا اسے ایک
मिल जुल कर जो है कॉम्बैट के तौर पर जो है वो एक ऐसी फोर्स सामने जो है वो आए कि जो दोनों ममालिक के दरमियान में दूरियों को मजीद जो है वो कम कर रहे हैं। तो वील टॉक अबाउट दैट। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, जस्ट अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ दोबारा करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि ये काफ़ी एक अहम नुक्ता है और बार बार कहा जाता है कि शायद कोई नाला है, इस हवाले से काम आगे नहीं बढ़ रहा, सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए शायद अभी तक उस पर काम उस तेज़ी से नहीं हो गया है। क्या एक्चुअल मामला? आपने बहुत ही कलीदी सवाल पूछा है। देखें, तो पहले मैं जो बात कर रही थी उसे एक जुमले में ख़त्म कर लूँ तो वो टेररिज्म की वजह से हमारा वो रुका हुआ था। फिर ये 2013 में आपको पता है कि वो आया और वो प्लान शुरू हुआ, जिसके आपने खुद कहा कि 2 फेजेस थे। पहला फेज़ तो जाहिर सी बात है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का था, क्योंकि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, ट्रेड कैसे होगी, सड़कें बनाने के लिए कोई मैराथन के लिए तो नहीं बनाई गई, इसीलिए बनाई गई हैं कि उस पर ट्रेड हो, उस पर कॉमर्स हो। तो ये जब तक ये सेकंड फेज आपका फुली फंक्शनल नहीं होगा, कब तक हो जाएगा? जो चीन ने अपनी डेडलाइन बनाई हुई थी फर्स्ट फेज की वो मुकम्मल हुई है, और जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑन गोइंग है उनकी वही डेडलाइन है। तो इस तरह एज सच स्लो नहीं हुआ, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी, पैसा आना था, तरक्की होनी थी, उस पे जो हमने कोताहियाँ की हैं वो अब भी वक्त है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को लीड दें और चीन के और रीजनल कंट्रीज़ के प्राइवेट सेक्टर को लीड दें कि वो इन इकोनॉमिक जोन्स को अब आके पॉपुलेट करें। अच्छा। और उसके लिए ज़रूरत ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो हम कहने को तो कहते हैं कि जी साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में सबसे अच्छी है, लेकिन बिजनेस की जो बात लेकिन अभी भी डिफिकल्टीज हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेट कंट्रोल है। तो हमें इसको प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे लाना होगा। सेकंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये बहुत क्लियर है कि इसमें स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए, उनको ट्रस्ट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। बिजनेस हुकूमतें नहीं करती हैं, इनका काम है फैसिलिटेशन। आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग अट्रैक्ट होके आए। अच्छा, तो एनवायरनमेंट की बात जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली मैं सिक्योरिटी के ऊपर जो बात करना चाह रहा था। अब सिक्योरिटी का मसला भी एक सवाल भी है बिफोर यू आंसर दिस का, जो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं इंसर्जेंसी का, टेररिज्म का, एग्जैक्टली उसी जगहों पर हैं जहाँ से ये रूट्स जो है वो पास होने वाले हैं। नहीं, आपको यही कहने लगी थी कि हम लोगों को हम में से मेरी मुराद ये है कि वो लोग, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हों, चाहे फ़ौज में हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हों, वो एक हैंडफुल ऑफ लोग जो हैं या जर्नलिस्ट हों जो समझते हैं कि ये क्या है और ये दुनिया में क्या हो रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, उनके लिए तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। और अब ये तस्वीर काफ़ी बाकी लोगों के आगे भी क्लियर होती जा रही है कि देखें सीपैक जिस दौर में आया है उस वक्त चाइना की राइज जो है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि आप उसको डिले कर सकते हैं, टैरिफ की लड़ाई में फंस सकते हैं, ये, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते। खुद अमेरिका ये बात करता है, वो आप उसको रोक नहीं सकते। वो अब वो अपनी ट्रेजेक्ट्री पे है। तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा हिस्सा है और चीन को रोकने का सिर्फ ये तरीका है कि उसके जो इर्द गिर्द है घेरा तंग कर दिया जाए और जो वाटरवेज हैं, इंडियन ओशन है, साउथ पैसिफिक है, वहाँ उसको जितना आप उसके लिए ज़मीन तंग कर सकते हैं वो करते चले जाए। और इसमें इंडिया उनका पार्टनर है, ठीक है। अफ़गानिस्तान कॉन्स्टेंटली इंस्टेबल है और इंडिया ने बहुत होशियारी से अफ़गानिस्तान में कॉन्स्टेंटली उनको यूज़ किया है हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी करने के लिए और बलूचिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी करने के लिए। और ये एजेंडा बेसिकली हमें तो हार्म करता ही है, लेकिन ये हार्म बेसिकली चाइना को करता है, बिकॉज ये उनका प्रोजेक्ट है। डायरेक्ट मैं एक सवाल पूछूंगा, सिक्योरिटी कोऑपरेशन जी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी होगी फ्यूचर में?
देखिए, चीन की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमेशा से थी, है और जारी रहेगी। हमने टेररिज्म में बहुत ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट किया है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट में हम बहुत उनके साथ थे। उनके यहाँ से इक्विपमेंट भी बहुत आता है, ट्रेनिंग भी होती है हमारी, उनके साथ एनुअल कंसल्टेशंस भी होती हैं टेररिज्म के इशू के ऊपर। और जाहिर सी बात है, देखिए सीपैक जो है उसकी सिक्योरिटी को लेके बिल्कुल चीन में बहुत खदशात हैं और लोग बात करते हैं। और चीन भी अब वो देखिए सन 50 सन 60 का चीन तो नहीं रह गया। अब तो चीन में लोग एम्पावर्ड हैं, मीडिया एम्पावर्ड है, थिंक टैंक्स एम्पावर्ड है। वो चाहते हैं कि हमारी उनकी कोऑपरेशन बढ़े, लेकिन वो कोऑपरेशन सिर्फ एक तरीके से बढ़ सकती है, वो ये है कि जी वो इंटेलिजेंस गैदरिंग में हमारी हेल्प करें। वो जो एक उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस मेथड्स है, हमें उन एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेथड्स तक रसाई हो कि हमें पता हो कहाँ लोग आ रहे हैं, रात को कहाँ आ रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या है। तो वो तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता जिसकी आम लोग बात करते हैं, जिसकी तरफ शायद आप भी इशारा कर रहे हैं। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं हो सकते। वो हमने अमेरिकन्स ने किया, हमने नतीजा देख लिया। तो आई थिंक वो चीन भी नहीं चाहेगा। चीन ने कभी भी किसी मुल्क में अपनी फौजें नहीं भेजी। तो ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। ऑलरेडी देखें, 2 पूरे जो हैं वो डिविजन्स हमने रेज किए हैं सीपैक की सिक्योरिटी के लिए, और बहुत ज़्यादा तवज्जो। लेकिन ये, और इसमें जो मुझे अब एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो एक ये कि इस शॉर्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का जो ट्रायंगल बन के निकला है, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा इंडिया का स्पेस तंग होगा अफगानिस्तान में। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इंडिया ने दोगला गेम खेला है अमेरिका के साथ भी, रशिया के साथ भी और अब ईरान के साथ भी, तो उससे ईरान, पाकिस्तान और चाइना का ट्रायंगल जो है वो भी मजबूत होगा। ईरान, पाकिस्तान और चाइना का आई थिंक इससे बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है और KPK में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद कि जितने भी चैलेंजेस का जिक्र जो है वो किया गया, वक्त ने ये साबित किया कि ये दोस्ती जो है वो कायम और दायम है। और पाकिस्तान और चीन की जो आपस का एक रिलेशनशिप है, उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है और इसको रोकने का जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आगे भी प्रोग्राम्स के अंदर जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा बॉर्डर टॉक्स।